लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की नींद गायब हो गई है। राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल, विपक्ष के नेता समझ गए हैं कि आएंगे तो मोदी ही। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन मोदी का खौफ इतना है कि विपक्ष में खलबली मच गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं और ईडी से भाग रहे हैं, लेकिन कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। केजरीवाल अब नए मामले में फंसते दिख रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए केजरीवाल ने जो चालाकी दिखाई है, उसकी हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी है और अब केजरीवाल बचने के लिए कोर्ट से रहम की गुहार लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएए लागू होने से केजरीवाल छाती पीटने लगे हैं। सीएए लागू होने से केजरीवाल को बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर केजरीवाल को कोई दिक्कत नहीं है। रोहिंग्या मुसलमान जो दिल्ली और देश के अलग अलग हिस्से में बसे हैं, इसको लेकर केजरीवाल कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल की तकलीफ क्या है। कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्यों सीएए लागू होने से केजरीवाल इतने बेचैन हो रहे हैं। वहीं इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल हो गए हैं बेनकाब और कैसे कोर्ट ने केजरीवाल की उड़ा दी है नींद। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई है। केजरीवाल अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की सारी होशियारी फेल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बिना तर्कों के कुछ भी काम करते रहते हैं और संवैधानिक पद पर होते हुए भी वो लोगों से माफी मांगते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति तर्कों से कम और बतौलेबाजी से ज्यादा चलती नजर आती है। तभी तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से लगातार फटकार पड़ती रहती है और कोर्ट उन्हें निर्देश देता है कि माफी मांगिए सामने वाले से। अरविंद केजरीवाल पहले भी लगातार माफी मांगते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि इस देश के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। तब भी उन्होंने बीजेपी के नेता अरुण जेटली से माफी मांगी थी। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल माफी मांगते मांगते इतने मोटी चमड़ी के हो चुके हैं कि अब उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता है कि वो संवैधानिक पद पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आपराधिक मानहानि मामले में माफीनामा देने को कहा है। सीएम केजरीवाल ने पिछली बार सुनवाई में यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को शेयर करने की गलती स्वीकार की थी। वहीं कोर्ट ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या आप उन्हें माफी देना चाहते हैं, आप इस बारे में हमें बताएं। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी। अरविंद केजरीवाल ने ध्रुव राठी के एक वीडियो को शेयर किया था, जिसमें बीजेपी के आईटी सेल पर कई आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन पर मानहानि का मुकदमा बरकरार रखने का आदेश दिया था, जिसे अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में 26 फरवरी को सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करने की गलती स्वीकार की थी। वहीं सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा था कि वो शिकायतकर्ता को माफीनामा देना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को शिकायतकर्ता के वकील ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स या इंस्टाग्राम जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर माफी जारी कर सकते हैं। पीठ ने वकील से कहा था कि आप हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, हम इसे दूसरी तरफ रख सकते हैं, हम आपकी या दूसरे पक्ष की जगह नहीं लेंगे। पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता अरविंद केजरीवाल को माफी का प्रारूप दे सकता है। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि अन्यथा हम कानूनी मुद्दों की जांच करेंगे कि केवल रिट्वीट करना आपराधिक अपराध है या नहीं। जांच के बाद हम आपसे सहमत हो सकते हैं, हम दूसरे पक्ष से सहमत हो सकते हैं, हम इसकी जांच करेंगे। वहीं जब एक वकील ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा तो पीठ ने कहा कि उन्हें माफीनामा दिखाओ, अगर वो इससे सहमत है तो ठीक है। वहीं मानहानि मामले पर स्टे को सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने और बढ़ा दिया है और अब सुनवाई 13 मई को होगी। तो देखा आपने कैसे इस मामले में भी केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। मोदी सरकार के एक फैसले से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल तिलमिला गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल समझ गए हैं कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ही प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करने वाले हैं। दोस्तों, देश के भीतर नया कानून लागू हो गया है। नाम है बहुचर्चित नागरिकता संशोधन कानून अधिनियम यानी कि सीएए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नीति सरकार ने सीएए लागू कर दिया है, जिससे विपक्ष की हालत खराब हो गई है कि बीजेपी ने एक और राष्ट्रवादी कानून लागू कर दिया है, जिसके आगे विपक्ष के सारे मुद्दे गौण हो गए हैं। राहुल गांधी परेशान है, अखिलेश यादव बेहाल है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उल जलूल बयान दे रहे हैं। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि सीएए का तोड़ कैसे निकाला जाए। लेकिन इस फैसले के बाद पीएम मोदी ने सनातन संरक्षण के प्रति अपनी फिर से प्रतिबद्धता दिखा दी है। लेकिन मोदी सरकार के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल छाती पीटने लगे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू होने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है। सीएए लागू होने के बाद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि 10 साल देश पर राज करने के बाद इन चुनाव से पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लेकर आए हैं। केजरीवाल ने कहा है कि ये कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी राज्यों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी राज्यों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी राज्यों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनवाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीब लोगों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीब लोगों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल सीएए का विरोध कर रहे हैं। वहीं जब रोहिंग्या मुसलमान दूसरे देशों से आकर दिल्ली और देश में बसते हैं तब केजरीवाल चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन सीएए पर केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता मिल रही है तो केजरीवाल को तकलीफ हो रही है। केजरीवाल को चिंता है कि सीएए लागू होने से बीजेपी के वोट प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। केजरीवाल को समझ ही नहीं आ रहा है कि वो अपने आप को ईडी से बचाएं या पार्टी के दूसरे नेताओं को जेल जाने से। केजरीवाल की पार्टी के नेता एक एक कर जेल जा रहे हैं और अब ईडी ने केजरीवाल की भी नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल चुनाव प्रचार में जोर शोर से उतर गए हैं। केजरीवाल भी जानते हैं कि वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अभी से ही पार्टी के लिए प्रचार शुरू कर दिया है कि जेल जाने से पहले पार्टी के लिए कुछ प्रचार कर ले। लेकिन केजरीवाल भी जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने कोई भी विपक्षी नेता नहीं टिक सकता है। पीएम मोदी की खौफ की वजह से विपक्ष एकजुट हो चुका है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है कि कैसे भी करके राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए। लेकिन फिर भी केजरीवाल को लगता है कि राहुल गांधी में दम नहीं है कि वो पीएम बन सके। केजरीवाल भी जानते हैं कि इस बार पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। पीएम मोदी की मजबूत छवि के आगे विपक्ष कहीं नहीं टिक सकता है। ये बात केजरीवाल भी मान रहे हैं। दरअसल देश लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। कभी भी चुनाव के तारीखों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार गलती मत करना, प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में ना पड़े, अपने सांसदों को चुनने के लिए वोट करें। ऐसे सांसद चुने जो कठिन समय में आपके लिए काम करे। वहीं केजरीवाल ने यह भी कहा कि आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हैं या अधर्म के साथ। अपने भाषण के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर तो निशाना साधा, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बड़े दावेदार हैं। तभी तो केजरीवाल ने कहा है कि इस बार गलती मत करना, प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में ना पड़े, अपने सांसदों को चुनने के लिए वोट करें। केजरीवाल भी जानते हैं कि लोग प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट करेंगे तो वो बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि पीएम मोदी के सामने कोई भी विपक्षी नेता दूर दूर तक नहीं टिक सकता है। यही वजह है कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इस बार गलती मत करना, प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में ना पड़े, अपने सांसदों को चुनने के लिए वोट करें। वहीं केजरीवाल के इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि वो भी मानते हैं कि राहुल गांधी जिन्हें कांग्रेस पीएम बनाने के लिए लॉन्च करने में लगी हुई है, वो भी पीएम मोदी के सामने कहीं नहीं टिक सकते हैं। वहीं ममता बनर्जी ने भी अपने आप को इंडी गठबंधन से अलग कर लिया है। कुल मिलाकर देखें तो लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है तो वहीं दूसरी तरफ देश मोदीमय हो चुका है। दर्शकों, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने चुनाव से पहले ठीक ऐसा खेल खेल दिया है कि विपक्ष चुनाव बिना लड़े ही हार मान जाएगा। विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि मोदी के इस कदम का जवाब क्या दें। पीएम मोदी की सरकार जानती है कि कैसे और किस तरह के फैसले से जनता के साथ ही राजनीतिक हितों को भी साधा जा सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार ने ऐसा दांव चल दिया है कि देश का हर व्यक्ति और विश्व भर के सनातनी पीएम मोदी पर गर्व करने लगेंगे।
जनता के मुद्दों के साथ ही विश्व कल्याण की ऐसी रूपरेखा रखी पीएम मोदी ने कि हर व्यक्ति बोल उठा, मोदी जैसा कोई नहीं। तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को जोर का झटका भी लगा होगा। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू कर दिया गया है। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। CAA लागू होने के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शाहीन बाग में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बता दें कि शाहीन बाग CAA के विरोध प्रदर्शन का केंद्र बन गया था। यहां महीनों तक इसके विरोध में सड़क जाम कर दिया गया था। इसी बीच दिल्ली पुलिस की साइबर विंग अलर्ट पर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस की नजरें हैं। CAA लागू होने के मद्देनजर एंटी सोशल एलिमेंट सोशल मीडिया के जरिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा न फैलाए, झूठी और भ्रामक पोस्ट न शेयर करें। इसके लिए दिल्ली NCR समेत देश भर की इंटेलिजेंस विंग पुलिस अलर्ट और मुस्तैद है। किसी तरह की झूठी अफवाह न फैलने दी जाए और ऐसा करने वालों पर पैनी नज़र रखी जाए। इसके लिए एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। CAA लागू होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। CAA को दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। ये कानून अब तक लागू नहीं हो सका था क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अब तक अधिसूचित किया जाना बाकी था, लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। वहीं CAA लागू होने के बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर पोस्ट कर लिखा है कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। CAA के नियमों को अधिसूचित करने में लिया गया इतना समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है, विशेष रूप से असम और बंगाल में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन को मैनेज करने का भी प्रयास प्रतीत होता है। तो देखा आपने कैसे CAA के लागू होते ही कांग्रेस में खलबली मच गई है। 24 के चुनाव में भैया मोदी ही आएगा। मोदी जी क्योंकि यह एक सच्चा स्वदेशी है। इनमें किसी भी तरह का विदेशी नस्ल नहीं है। उसके मोदी जी के योजना पे खा लेने के बाद भी लोग यही पे बोल रहे हैं। खुश है, राम मंदिर से पूरा खुश है। 370 हटा, मोदी भी कांग्रेस को वोट देगा। हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है, हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMH न्यूज। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। 2024 के चुनाव को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना अपना बिगुल फूंक दिया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठते हैं क्या 24 के चुनाव में फिर से लोग मोदी को पसंद करेंगे या राहुल गांधी को, क्योंकि लगातार दोनों ही पक्षों को लेकर तकरार बाकी है। एक तरफ जहां 28 बड़ी बड़ी पार्टियां एक साथ मिलकर आई, इंडिया गठबंधन बनाया, तो वहीं एक तरफ इंडिया खेमा तैयार हो चुका है जिसमें कई विपक्ष के नेता अब शामिल होते जा रहे हैं, जिसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 24 के चुनाव में पूरा मामला बिगड़ता नजर आएगा, क्योंकि एक के बाद एक नेता या तो विपक्ष को छोड़ रहे हैं या फिर विपक्ष को छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। अब ऐसे में जानने का प्रयास यह करेंगे कि 24 के चुनाव में जनता किसे पसंद करती है, जनता की पहली पसंद कौन होता है, क्या वो राहुल गांधी है या फिर वो PM मोदी है, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो 2 ही नाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं, जनता जुड़ी है, उनसे जानेंगे 24 के चुनाव में उनका क्या प्लान और किसको इस बार वो वोट करने वाले हैं। क्या लगता है 24 के चुनाव में कौन आने वाला है? 24 के चुनाव में भैया मोदी ही आएगा। मोदी जी क्योंकि यह एक सच्चा स्वदेशी है। इनमें किसी भी तरह का विदेशी नस्ल नहीं है। इनका जो नस्ल है पटेल का नस्ल है, इनका नस्ल जो है सीबी का महाराज सीबी का नस्ल है, इसका नस्ल एक सच्चा हिंदुस्तानी का नस्ल है, इनका नस्ल जो है देश के कुर्बानी का नस्ल है, इनका नस्ल जो है सो भारतीय नस्ल है, भारतीय मूल का नस्ल है। ये जो है सो किसी विरासत से नहीं आए हैं,
ये एक तपस्वी है, ये तपोभूमि भारत की देन है। मोदी जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि ओबीसी समुदाय के नहीं है, लेकिन लगातार मोदी जी बताते हैं कि ओबीसी समुदाय के हैं, जबकि वो जनरल कास्ट से राहुल गांधी अपनी रैली में बात बताते हैं। जात और पात नेताओं के लिए है, सच्चे देशभक्त के लिए नहीं। वो बताइए खुदीराम कौन था, वो सुभाष चंद्र कौन था, वो महाराणा प्रताप कौन था। जाति और पाति से देश नहीं चलता है, जाति और पाति से घर और पेट चलता है। जी, अच्छा, क्या लगता है भाई 24 के चुनाव में किसको वोट करने वाले, कौन होगा अगला पीएम? नरेंद्र मोदी। राम मंदिर से खुश नहीं है? खुश है, राम मंदिर से पूरा खुश है। 370 हटा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिला। जय श्री राम। दिखेगा 400 पार। बीजेपी के राज में जनरल के 10% आरक्षण मिला। और कौन दे दिया जनरल के आरक्षण? कोई नहीं दिया जनरल के आरक्षण। बीजेपी के सरकार में 10% आरक्षण। एक करके। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।